friends, welcome to Gyanshri Education Tutorial. Myself is Diksha. Today's topic is most expected question of English for HTET and KBS, PGT, TGT, PRT. Set 5 from set 1 to 4 we have already discussed. You can watch the video. Start करते हैं students. First question is choose the correct passive construction of the given sentence. हमें एक पैसिव कंस्ट्रक्शन बनानी है सेंटेंस की. सेंटेंस क्या है? दे विल लाफ एट यू, कि वो तुम पर हंसेंगे. ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज यू कैन बी लाफ एट बाय देम. सेकंड ऑप्शन इज यू मे बी लाफ एट बाय देम. थर्ड ऑप्शन इज यू विल बी लाफ एट बाय देम, या फिर यू विल हैव बीन लाफ एट बाय देम. तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, दे जो ये जो आपका दे विल लाफ एट यू, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल किस टाइप का सेंटेंस है? फ्यूचर इंडेफिनिट, राइट. अब जो दे है इसके अंदर क्या है? सब्जेक्ट है. विल जो है आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, राइट. लाफ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एट यू और यू जो है आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो फ्यूचर इंडेफिनिट में जब हम पैसिव कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है. ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट. तो जो यू आपका जो ऑब्जेक्ट है जिसे हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो यू का तो यू ही रहेगा, राइट. तो यू. अब देखिए जो फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव कंस्ट्रक्शन होगी तो उसके लिए क्या रूल है कि विल और शेल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट. ये रूल है. तो यू का मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट है, हालांकि इसमें बेटा सब्जेक्ट के टाइम भी यू ही रहेगा. तो यू विल बी, देखिए अब शेल नहीं है, खैर विल दिया हुआ तो विल यूज करेंगे. यू विल बी. लाफ की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लाफ. आगे देखिए एट एज इट इज, दे के लिए हो जाएगा बाय देम, राइट. तो इसमें हो जाएगा आपका यू विल बी लाफ एट बाय देम, जो कि किसमें है? ऑप्शन सी में. दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट. नेक्स्ट इज he was let go out by the teacher. The word go in the above sentence is a or an. पूछा गया है कि इस given sentence में जो go है वो क्या indicate कर रहा है? Whether it is present participle, it is infinitive, it is perfect participle or it is gerund. तो देखिए स्टूडेंट्स, जो ये सेंटेंस है आपके पास, he was let go out by the teacher, तो जो go है इसमें हमें बताना है कि क्या है. तो जो go के जो let है उसके बाद हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? जो लेट है उसके बाद हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, राइट. मतलब बेयर इन्फिनेटिव का. आपके इन्फिनेटिव खैर दो तरीके के होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव, एक इन्फिनेटिव विथ टू. तो इसमें खैर इन्फिनेटिव विथ टू या फिर बेयर इन्फिनेटिव का तो कुछ है नहीं, सिंपली हो जाएगा आपका इन्फिनेटिव. दैट इज जो गो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इज इन्फिनेटिव. याद रखिए जो लेट है वो एक्सेप्शनल है, चाहे सेंटेंस आपका एक्टिव में हो पैसिव में हो, लेट के बाद हमेशा क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट इज बेयर इन्फिनेटिव. तो इसमें जो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस. वही हमें इनडायरेक्ट फॉर्मेशन करनी है सेंटेंस की. सेंटेंस इज ही सेड टू हर व्हाट ए कोल्ड डे. ऑप्शन है he told her that it was a cold day. ऑप्शन बी इज he exclaimed that it was a cold day. ऑप्शन सी इज he exclaimed sorrowfully that it was a cold day. या फिर लास्ट ऑप्शन he exclaimed that it was a very cold day. तो फ्रेंड्स इसमें देखिए जो he है वो क्या है? आपका सब्जेक्ट है, राइट. सेड टू क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब. और हर क्या है? ऑब्जेक्ट. और व्हाट ए कोल्ड डे. अब देखिए इसमें हमें क्लियर ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो ये आपका सेंटेंस भी कैसा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब हमें रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ना हो तो सेड टू की जगह क्या यूज करते हैं? एक्सक्लेमेट, राइट. प्लस जोड़ने के लिए क्या यूज किया जाता है? दैट. अब इसे आप कंसिडर कीजिए व्हाट ए कोल्ड डे इट इज, ठीक है. तो जब व्हाट ए कोल्ड डे इट इज के लिए क्या हो जाएगा? इट वॉज, राइट. अब व्हाट ए कोल्ड डे की कितना ठंडा दिन है. वॉट मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ पे? कितना ठंडा. कितना के लिए हम क्या यूज करेंगे? वेरी. दैट इट वॉज ए वेरी कोल्ड डे, राइट. तो इसमें जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर. दैट इज ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज ए वेरी कोल्ड डे, राइट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन मीन्स कॉमन मैन. साधारण व्यक्ति क्या बता रहा है? मतलब कौन सा एक्सप्रेशन है जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है कि साधारण व्यक्ति. तो ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन इज रेड टैपिज्म. ऑप्शन बी इज रैंक एंड फाइल. ऑप्शन सी इज रूल द रूस्ट. ऑप्शन डी इज रन शॉर्ट ऑफ. तो फ्रेंड्स याद रखिए जो कॉमन मैन है, साधारण व्यक्ति है, उसके लिए क्या यूज किया जाता है? रैंक एंड फाइल. दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द गिवन सेंटेंस. अगेन हमें सेंटेंस की पैसिव कंस्ट्रक्शन बनानी है. देखते हैं क्या है. द शॉपकीपर लोवर्ड द प्राइसेस. First option is the prices lowered the shopkeeper. Option B is the prices were lowered by the shopkeeper. Option C is down went the prices या फिर shopkeeper go down the prices.
तो इस केस में स्टूडेंट्स क्या होगा, वही जो है आपका शॉपकीपर क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, लोअर क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्राइसेस क्या है ऑब्जेक्ट है। भाई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा जब हम क्या करेंगे पैसिव कंस्ट्रक्शन, राइट। अब ये आपका कैसा सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमें क्लियर है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कंस्ट्रक्शन करते टाइम क्या रूल लगता है, वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वन, राइट। अब जो यहाँ पे देखिए जो प्राइसेस है उसके लिए वाज लगेगा या वर लगेगा, सीधी सी बात है। प्राइसेस क्या है यहाँ पे प्लूरल नाउन है तो क्या लग जाएगा वर। तो क्या हो जाएगा इसमें जो प्राइसेस आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा सब्जेक्ट, मतलब आ जाएगा पहले कि द प्राइसेस वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म लोवर्ड, द प्राइसेस वर लोवर्ड, फिर आ जाएगा बाय द शॉपकीपर। तो इसमें हो जाएगा द प्राइसेस वर लोवर्ड बाय द शॉपकीपर, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट इज वी ought टू सर्व आवर मदरलैंड, कि हमें हमारी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए। पूछा गया द अंडरलाइन वर्ड इन द अबोव सेंटेंस इंडिकेट्स वेदर इट इज मोरल ऑब्लिगेशन, ऑप्शन बी इज डिटर्मिनेशन, ऑप्शन सी इज ऑर्डर या ऑप्शन डी इज पर्पस। क्या स्टूडेंट इसमें कि हमें हमारी मातृभूमि की सेवा करनी चाहिए, तो ये क्या है, एक नैतिक बंधन है, एक नैतिक कर्तव्य है, तो हो जाएगा आपका मोरल ऑब्लिगेशन। खैर डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय नहीं है इसमें, राइट। ऑर्डर आदेश देना नहीं है, पर्पस कोई उद्देश्य नहीं है, तो इसमें हो जाएगा सिंपली मोरल ऑब्लिगेशन, दैट इज ये क्या है, एक नैतिक बंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द सिनोनिम फॉर द वर्ड एब्डिकेट, कि हमें इसका सिनोनिम बताना, मतलब जो सिमिलर हो मीनिंग में, राइट। फर्स्ट ऑप्शन इज गिव अप, सेकंड ऑप्शन इज इम्पीरियस, थर्ड ऑप्शन इज र्यूड, ऑप्शन डी इज डिसेंट। तो क्या है स्टूडेंट, जो एब्डिकेट है उसका क्या मतलब होता है, त्याग करना, राइट। त्याग करना, कोई पद छोड़ना, राइट, ये होता है आपका एब्डिकेट का मीनिंग। ऐसे इनका देख लेते हैं कि गिव अप जो है इसका क्या मीनिंग होता है, त्याग करना, अगेन, राइट। इम्पीरियस का क्या होता है, घमंडी। र्यूड का क्या होता है, असभ्य। और जो डिसेंट है वो आप इसे कह सकते हो अहंकारी या फिर अगेन घमंडी, राइट। तो इसमें खैर हमसे एब्डिकेट पूछा गया है कि एब्डिकेट का सिमिलर मीनिंग कौन होगा, तो वो हमें क्लियर है कि क्या हो जाएगा इसमें गिव अप, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द क्लोज इन द गिवन सेंटेंस। हमें बताना है कि कौन सा क्लोज है गिवन सेंटेंस में। सेंटेंस क्या है, ही टोल्ड मी दैट ही वाज नॉट एट फॉल्ट, उसने मुझे बताया कि वह गलती पर नहीं था। फर्स्ट ऑप्शन इज नाउन क्लोज, सेकंड ऑप्शन इज एडजेक्टिव क्लोज, ऑप्शन सी इज एडवर्ब क्लोज या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। देखिए ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट ही वाज नॉट एट फॉल्ट, कि वह गलती पर नहीं था। ही टोल्ड मी, ठीक है, उसने मुझे बताया, क्या बताया, राइट, क्या बताया, कि यह बताया कि वह गलती पर नहीं था, कि दैट ही वाज नॉट एट फॉल्ट क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, कौन सा क्लोज है, नाउन क्लोज है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट आंसर, दैट इज इट इज द नाउन क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, राइट। वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, कि कोई व्यक्ति जो किसी चीज पर या फिर ड्रग पर निर्भर है। ऑप्शन ए इज एडमेंट, ऑप्शन बी इज एडिक्ट, ऑप्शन सी इज एडिक्ट एंड ऑप्शन डी इज डेरिलिक्ट। तो सेंटेंस की मीनिंग देख लेते हैं। जो एडमेंट है उसका क्या मतलब होता है, दृढ़ या फिर कठोर, राइट। ये जो एडिक्ट है इसका क्या मतलब होता है, आदेश पत्र, राइट। और जो एडिक्ट है उसका क्या मतलब होता है, आदी होना किसी चीज का। और जो डेरिलिक्ट है उसका क्या मतलब होता है, अपराधी। तो ऊपर देख ही चुके हैं। तो एडमेंट दृढ़, एडिक्ट आदेश पत्र, एडिक्ट आदि होना और डेरिलिक्ट अपराधी। तो हम देख ही चुके हैं कि जो किसी चीज पर या फिर ड्रग पर पूरी तरीके से निर्भर हो तो उसका क्या हो जाएगा, एडिक्ट, मतलब किसी चीज का आदी होना। लाइक वी कैन से एडिक्ट ऑफ ड्रग्स, एडिक्ट ऑफ समथिंग, राइट। नेक्स्ट इज चूज द एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड, हमें एंटोनिम बताना है जो कि मीनिंग में अपोजिट हो। आई कुड सी ए मोरोज एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, तो क्या है स्टूडेंट्स, मोरोज का जो मतलब होता है, अगर आपसे सिनोनिम पूछ लिया जाए तो सिनोनिम तो इसका क्या होता है, ग्लूमी, राइट। तो आप देखिए इसमें ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन इज इमोशनल, सेकंड ऑप्शन इज एंग्री, ऑप्शन सी इज हैप्पी या फिर ऑप्शन डी इज क्रिटिकल। तो जो मोरोज है उसका क्या मतलब है कि उदास, तो उदास का क्या हो जाएगा अपोजिट मीनिंग में
खुश मतलब हैप्पी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो सिंस ये जो आज की वीडियो थी ये इसमें हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करे इंग्लिश के सेट 5 के, तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।